नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव। आज आपको फिर से एक टॉपिक जो हमारी श्रृंखला चल रही है क्लाइमेटोलॉजी, उसमें अपना टॉपिक नेक्स्ट है और टॉपिक है अपना वायुदाब। वायुदाब टॉपिक, इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे सब्सक्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ आपको इसको मिल जाएगी। इससे पहले हम टॉपिक पढ़ चुके हैं, उनकी पीडीएफ और उनकी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दी गई है, उनको आप देख लें। प्लेलिस्ट में आपको डली हुई है। प्लेलिस्ट के साथ में आपको वहाँ पर एक कम्युनिटी में आपको पर डे 1, 2, 3 क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, उनके आंसर देने का सभी प्रयास करें। और जो हम ये प्रयास कर रहे हैं, आप लगातार हमारा साथ देते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, अपने अन्य साथियों तक इस मुहिम को पहुँचाएँ। आपका छोटा सा एक थंब इम्प्रेशन और आपका एक अच्छा सा कमेंट हमें और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप अधिक से अधिक अपने साथियों को इस मुहिम से जोड़ेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और हमारे साथ बने रहें। चलो हम शुरुआत करते हैं आज नेक्स्ट अपने टॉपिक वायुदाब की। देखिए, आप वायुदाब में सबसे पहले हम वायुदाब पढ़ने वाले हैं, इसकी परिभाषा, फिर वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक, फिर नेक्स्ट आप एक एक आराम से देखेंगे वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक, जो कारक हैं, इन कारकों के बाद में यहाँ इनकी दैनिक परिवर्तन गति, वायुदाब की कुल पेटियाँ, पेटियों के बाद में इसका दाब, ताप के जो प्रभाव है, इसका वितरण, वायुदाब का क्षेत्र वितरण, इसका लंबवत वितरण, ये हम इसमें टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आपका पूरा टॉपिक वायुदाब कंप्लीट हो जाना है। आप देखते चलें अब आराम से। इस टॉपिक में आप देखें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वायुदाब। तो वायुदाब की हम पहले पढ़ेंगे सबसे पहले परिभाषा कि वायुदाब किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की प्रति इकाई क्षेत्र पर समस्त वायुमंडल गैसों के पड़ने वाले भार को वायुदाब कहते हैं। तो सामान्यतः पूछ लिया जाता है कई बार, छोटी सी परिभाषा है। आप जो भी पढ़ रहे हैं साथ में पेन कॉपी लेके साथ में बैठेंगे, जो चीज़ आपको अच्छी लगे, अतिरिक्त लगे, उसको आप नोट करते चलेंगे। सभी विद्यार्थी जिस प्रकार की आप तैयारी कर रहे हैं संबंधित विषय की, यह वीडियो आप सभी भूगोल के अभ्यर्थी हैं, विद्यार्थी हैं किसी प्रकार के, उन सबके लिए उपयोगी साबित होने वाली है। इसलिए अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलें और साथ बने रहें। नेक्स्ट देखिए, तो पहले हमारी परिभाषा हो गई। प्रश्न छोटा पूछ लिया जाए कहीं पर 15 शब्दों का, यदि किसी आप मेंस लिख रहे हैं तो वहाँ 15 शब्दों का पूछ लिया जाए। छोटी कक्षा में 11, 12 एनसीईआरटी वगैरह जो पढ़ रहे हैं तो वहाँ पूछ लिया जाता है वायुदाब किसे कहते हैं। तो वायुदाब पृथ्वी की प्रति इकाई क्षेत्र पर समस्त वायुमंडलीय गैसों के पड़ने वाले भार को क्या कहते हैं, वायुदाब कहते हैं। ठीक है। अब आता है वायुदाब की खोज किसने की। तो ग्यूरिक जो विद्वान है, ग्यूरिक विद्वान ने खोज की थी। अब आता है कि वायुदाब का मापन किस में किया जाता है। तो वायुदाब का मापन मिलीबार में किया जाता है, या किलो हेक्टोपास्कल में कहते हैं, या सेंटीमीटर में कहते हैं, या इंच में करते हैं। इन सभी इकाइयों में इसका मापन किया जाता है। इसकी इकाई जो होती है मिलीबार होती है, एमबी जिसको बोलते हैं, एमबी के रूप में, मिलीबार के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, ये सारे प्रश्न आपके कंपटीशन क्लासेस में आने वाले हैं डायरेक्ट, आप इसका ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम खोज ग्यूरिक ने की, इसको नापने की इकाई हो गई मिलीबार, हेक्टोपास्कल, सेंटीमीटर, इंच। अब आता है सर्वाधिक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से, पृथ्वी का औसत माध्य समुद्र तल से, इसको सही कर लेंगे, पीडीएफ में सही डाल देंगे। समुद्र तल पर औसत वायुदाब जो होता है वो हमेशा सर्वाधिक वायुदाब होता है समुद्र तल पर, पहला प्रश्न। उसके बाद में आता है पृथ्वी का औसत वायुदाब कितना है समुद्र तल पर। तो 1013.25 आप देख रहे हैं, जैसे 1013.25 मिलीबार। अब अगला हमारा आता है इसमें कि वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक, वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें पहला कारक है हमारा नंबर 1, तापमान। आराम से समझते चलेंगे अब धीरे धीरे। जैसे उच्च तापमान के प्रभाव से वायु गर्म होती है, जिस तापमान अधिक होता है, सूर्य है जहाँ पर सूर्य प्रकाश किरणें आएंगी, भूमध्यरेखीय क्षेत्रों की बात करें तो जहाँ पर तापमान अधिक होगा, जब तापमान अधिक होगा, ये प्लस तापमान जब अधिक होता है तो वायु गर्म होगी, और वायु गर्म होकर के क्या है, आगे ले लेते हैं हम इसको। अब देखिए आराम से, जब वायु गर्म होती है तो वो फैलती है और हल्की होकर के ऊंच उठती है। तो वायु साधारण रूप से छोटी सी होती है, उसका छोटा होगा, धीरे धीरे होकर वो बड़ी होती है और ऊपर जाकर के वो फैलती है, ऊपर चली जाती है। ठीक है। तथा वायु
दाब में कमी आती है। तो मतलब तापमान अधिक जब होता है तो वायु दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। मतलब इसका दोनों का विपरीत संबंध होता है। और जब निम्न ताप होता है तो तापमान कम होता है तो प्रभाव वायु ठंडी रहती है। तो वायु ठंडी रहती है तो वो सिकुड़ जाती है, तो इससे वायु भारी हो जाती है, तो वायु दाब बढ़ता है। अर्थात तापमान घटने पर वायु दाब बढ़ता है, यदि तापमान कम हो जाएगा तो वायु दाब बढ़ेगा। ध्यान रखना, ये दोनों विपरीत संबंध है। और तापमान वायु दाब में विपरीत संबंध पाया जाता है, विलोमानुपाती संबंध पाया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। नंबर 2 आता है आपका आर्द्रता। प्रभावित करने वाले कारकों में दूसरा पॉइंट है आपका आर्द्रता। देखिए, जिस वायु में आर्द्रता की मात्रा कम होती है तो वो शुष्क वायु कहलाती है। जिसमें आर्द्रता कम होती है वो क्या कहलाती है, शुष्क कहलाती है। जिसका वायु दाब अधिक होता है, वायु दाब क्या रहेगा, अधिक रहेगा। तथा जिस वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है तो उसे आर्द्र वायु कहते हैं और वायु दाब हो जाता है उसका कम। दूसरी चीज़ देखिए इसी में, यदि अगला पेज लेते हैं, यदि आर्द्रता के आधार पर सागरीय भागों को कम वायु दाब और स्थलीय भागों पर अधिक वायु दाब पाया जाता है, क्योंकि तापमान जो है बहुत जल्दी स्थलीय भागों पर ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो जहाँ तापमान अधिक होता है तो वायु दाब कम होता है। जब स्थलीय भागों पर तापमान कम होता है तो वायु दाब अधिक हो जाएगा, जबकि हमेशा सागरीय भागों पर लगातार तापमान उसका तापमान बना रहता है सरफेस का अधिक, तो वहाँ वायु दाब हमेशा क्या रहता है, कम रहता है। ये स्थिति हो जाएगी आर्द्रता के आधार पर। फिर तीसरा पॉइंट आता है हमारे ऊंचाई के आधार पर। प्रभावित करने वाले कारकों में ऊंचाई। पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ने के जो हम वायु के अनुभव में कमी आती है, क्योंकि ऊंचाई के साथ गैसों का आवरण विरल होता जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो वायु विरल हो जाती है। जैसे आपने पढ़ा होगा पहले वायुमंडल बारे में, 120 किलोमीटर ऑक्सीजन, 90 किलोमीटर पर कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प की मात्रा, इसमें जाने पर इतनी नगण्य होती चली जाती है। तो ये प्रश्न आने वाला है अप्लाइड क्वेश्चन में, पूछ लेते हैं कई बार 1000 मीटर पर जाने पर कितने मिलीबार दाब में कमी हो जाएगी या कितना वायु दाब रहेगा। तो इसको इस तरह कैलकुलेट करते हैं। देखिए 10 मीटर, जैसे आप 10 मीटर ऊपर चढ़े तो 10 मीटर की ऊंचाई पर 100 की दर से वायु दाब घटता है। वायु दाब घटने की दर 100। इसी प्रकार यदि 100 मीटर आप जाते हैं, यदि मैं कह दूँ 1000 मीटर जाते हैं तो आपको क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये 100 मीटर में 10 मिलीबार वायु दाब, ये है हमारा वायु दाब, है ना, अशुद्ध हो गया वायु दाब मिलीबार। वायु दाब कम हो जाता है तो 100 मीटर पे इतना हो गया। तो आप बताइए तो 1000 मीटर पर अर्थात 1 किलोमीटर पर इसका मतलब 100 मिलीबार कम हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आप देखिए इसके आगे, वायु दाब का दैनिक परिवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट है इसका वायु दाब का दैनिक परिवर्तन। नेक्स्ट पेज लेते हैं आगे। वायु दाब का दैनिक परिवर्तन। तो वायु दाब किस प्रकार कब परिवर्तित होता है, तो सामान्यतः दिन के 10 बजे से प्रातः 4 बजे तक वायु दाब घटता है, जबकि रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक वायु दाब बढ़ता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है सूर्योदय होता है, सूर्योदय होने के साथ साथ में ये होता है क्या, 10 से और 4 बजे तक हमेशा वायु दाब घटता है, क्योंकि तापमान क्या रहता है, हमेशा अधिक रहता है इस समय। अब रात्रिकालीन रात्र में क्या होता है, वायु दाब तापमान हो जाता है कम, तापमान कम हो जाएगा तो वायु दाब क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है। तो रात को 10 बजे से तो क्या होता है, वायु दाब बढ़ता है, और सुबह के 10 बजे से क्या है, वायु दाब घटता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट अगला देखिए आप, पृथ्वी की दैनिक गति, रोटेशन जिसको बोलते हैं हम, पृथ्वी की दैनिक गति। दैनिक गति वायु दाब प्रभावित करती है। इस गति के कारण आकर्षक शक्ति का जन्म होता है। यही कारण है कि विषुवत रेखा से उठी हुई गर्म पवनें ऊपर उठती हैं तथा ठंडी होकर मध्य अक्षांशों पर अर्थात 40 डिग्री से 45 डिग्री में नीचे उतरती हैं। यही क्रम ध्रुवीय पवनों की ओर होता है। इस प्रकार इन अक्षांशों में वायुमंडलीय दाब अत्यधिक बढ़ जाता है। अवतलन के कारण, जैसे हमने पढ़ा है वायु दाब वाला, अभी हम आगे पढ़ लेंगे। अवतलन के कारण वायु दाब अत्यधिक बढ़ जाता है। इसके विपरीत विषुवत भागों पर वायु दाब कम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 6 अगले पेज पर। दैनिक परिवर्तन की गति, अगला पॉइंट है हमारा दैनिक परिवर्तन गति, पॉइंट नंबर 6। इस पे देखिए आप, दैनिक परिवर्तन गति द्वारा दिन रात के समस्त वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन होते हैं। दिन के समय स्थलखंडों और समुद्री भागों में वायु दाब
में भिन्नता पाई जाती है, जबकि रात के समय समुद्री भागों में वायु दाब में कम परिवर्तन होता है, क्योंकि धीरे धीरे ठंडा होता है, धीरे धीरे गर्म होता है जलीय भाग, जबकि स्थलीय भाग जल्दी से गर्म हो जाता है, जल्दी से ठंडा हो जाता है। विषुवतीय भागों में यह परिवर्तन अधिक पाया जाता है। ध्रुवों की ओर बढ़ने पर इसमें परिवर्तन में कमी आती है। ठीक है। धरातल दिन के समय ताप का अधिग्रहण करता है तथा उसी ताप को पृथ्वी रात्रि के समय में उत्सर्जन करती है। इस प्रकार तापमान घटने बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में भी परिवर्तन होता है। तो ये तापमान, इसको वायुदाब को प्रभावित करने वाले हमारे हो जाते हैं कारक। वायुदाब को प्रभावित करने वाले सारे कारक हो गए। नेक्स्ट आप देखिए अब अगला पॉइंट, अगली हेडिंग है हमारी वायुदाब की पेटियाँ। पहला क्वेश्चन आपका, ग्लोब पर वायुदाब की कुल पेटियाँ कितनी हैं? तो वायुदाब की पेटी हो गई आपकी 7 पेटियाँ। कितनी पेटी हो गई? 7 पेटियाँ। अब 7 पेटियाँ हैं उत्पत्ति प्रक्रिया के आधार पर। वायुदाब की 2 प्रकार की वृत्त पेटियों में बांटा है। इसकी उत्पत्ति प्रक्रिया के आधार पर कितनी? 2। एक हमारी उत्पत्ति है तापजन अर्थात थर्मल प्रेशर बेल्ट, और दूसरा है आपका गतिजन अर्थात डायनेमिकल इंडक्टेड प्रेशर बेल्ट जो है। एक तो है हमारी तापजन्य और एक है हमारी गतिजन्य। तापजन्य तो क्या होगी? जब सूर्य है, इस सूर्य के प्रकाश से जो प्रभावित होगी और उससे निर्मित होगी हमारी तापजन्य अर्थात ताप से होगी। तापजन्य हमारी 2 हैं। पहला है भूमध्यरेखीय क्षेत्र, तो पूरे ग्लोब की बात करेंगे तो बीच वाला क्षेत्र आपकी भूमध्यरेखीय क्षेत्र, और दूसरा ध्रुवीय क्षेत्र। तो पहली आपकी नीचे वाली ये और ऊपर सबसे ऊपर वाली ध्रुवीय क्षेत्र की। तो 2 पेटियाँ आपकी हो गई कौन सी? भूमध्यरेखीय और ध्रुवीय क्षेत्र। किसके कारण? तापजन्य के द्वारा। दूसरा आपका आता है गतिजन्य। गतिजन्य में देखिए यहाँ उपोष्ण और उपध्रुवीय। अब आप पढ़ चुके हो प्रादेशिक वितरण में, तो 12 से 25 डिग्री आपको पता चल गया होगा कि ये आपका बीच में हो गया उपध्रुवीय और बीच में इसके ऊपर हो गया उपोष्ण वाली। ये उपोष्ण वाली हो गई, ये उपध्रुवीय हो गई। यहाँ पर ध्रुवीय है और यहाँ पर भूमध्यरेखीय है। 1 पेटी, 2 पेटी, 3 पेटी और 4 पेटी। तो 1, 2, 3 और 4। इसी प्रकार नीचे 3 हो जाएंगी, यहाँ आपकी उपोष्ण हो जाएगी 5, और नीचे आपकी उपध्रुवीय हो जाएगी 6, और यहाँ हो जाएगी 7। तो हमारी 7 पेटी हो गई टोटल। ठीक है। नेक्स्ट इसके पेज से आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इसको इस डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ये आपने डायग्राम दिख रहा होगा आपको। इस डायग्राम में आपको घर्षण बल के साथ साथ में वायुदाब पेटियों के बताने का प्रयास किया है, और उसके एक्स्ट्रा भी आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए ये पूरा हमारा ग्लोब है, ये आपको ग्लोब दिख रहा है। इस ग्लोब पृथ्वी पर 2 ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिण। ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर। ये नॉर्दर्न पोल और ये साउदर्न पोल। ठीक है, 2 हो गए। इसके बीचों बीच में विषुवतरेखीय पेटी है, जहाँ पर सूर्य हमेशा सीधा चमकता है। ये सूर्य है और यहाँ हमेशा सीधा चमकता है। तो ये हो गई तापमान अधिक होने से निम्न वायुदाब पेटी अर्थात लो प्रेशर पेटी हो गई। ठीक है, 0 से 5 डिग्री उत्तर में, 0 से 5 डिग्री दक्षिण में। दूसरी हम जो बात करते हैं यहाँ पर, हम दूसरी बात करते हैं, हम इसके बीच में चलती हैं व्यापारिक पवनें। इसके नेक्स्ट 30 से 35 डिग्री चलती हैं जो वायुदाब पेटियाँ हैं। ये है, इनको बोलते हैं उपोष्ण वायुदाब पेटी। 1 नंबर 2 नंबर 3 देखिए उपध्रुवीय या अधोध्रुवीय पेटी 60 से 65 डिग्री चलती है। ये लो प्रेशर पेटी है और बीच वाली हाई प्रेशर पेटी है। नंबर 4 ध्रुवीय पेटी जो 85 से 90 डिग्री के आसपास है, जो हाई प्रेशर पेटी, अर्थात ये पेटी हमारी नंबर जो ध्रुवीय पेटी, और ये दोनों पेटी जो है हमारी तापजन्य पेटी हैं, जबकि ये दोनों पेटी हमारी गतिजन्य पेटी हैं। ठीक है। और इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे हम उपोष्ण कटिबंधीय पेटी, और इधर उपध्रुवीय पेटी और ध्रुवीय पेटी। तो आपकी टोटल पेटी हो गई ऊपर उत्तर में 4 और यहाँ पर नीचे भी 4। इसको एक को बीच में कॉमन मान लेंगे तो 3 ऊपर 3 नीचे और एक बीच में भूमध्यरेखीय, बीच में विषुवतरेखीय पेटी। तो ये आपकी पहली लो प्रेशर, दूसरी हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर। तो हमारी इस प्रकार कुल कितनी हो गई वायुदाब पेटियाँ? 7 हो गई। ठीक है, ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और साथ में देख रहे हैं आप, दोबारा से इसको हटाते हैं। अब देखो आराम से, तसल्ली से समझो, धैर्य से। इसमें यहाँ पर देखो, यहाँ से जब वायु उठती है वापस जाके यहाँ चली जाती है, तो ये इस तरह की स्थिति हो रही है। यहाँ पे इसको बोलते हैं हम स्थिति को अपसरण। यहाँ से जाकर के वापस ये बीच नीचे उतरती है तो इसको बोलते हैं हम अवतलन के कारण अर्थात गतिजन्य। और यहाँ से पवन जाती है और फिर वापस आती है, तो ये स्थितियाँ बन जाती हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे तो इसको हम
फेरल कोष बोलते हैं, हेडली कोष बोलते हैं, ध्रुवीय कोष बोलते हैं। ये आगे हम बात कर लेंगे अब यथास्थान पे, तो बस इसको भी छोड़ दें, केवल हमें पेटी देख लें। वायुदाब पेटी हमारी 1 हो गई, वायुदाब पेटी 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, इधर नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। तो टोटल हमारी 7 वायुदाब पेटी हो गई। पहली हमारी विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, फिर हमारी उपोष्ण वायुदाब उच्च पेटी, फिर उपध्रुवीय अधोध्रुवीय, फिर ध्रुवीय पेटी। फिर देखिए यहाँ पर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और इधर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो हमारी ये पेटियाँ हो गई। अब एक एक को आप जल्दी से देख लेते हैं हम। जैसे आप देखिए, को हम जल्दी से आराम से देख लेते हैं कि विषुवत नंबर 1 पहले देखते हैं हम। फर्स्ट नंबर 1 हमारा है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। तो देख कौन सी पेटी है, पहली विषुवत रेखीय है। दूसरा पेटी का नाम क्या है, निम्न वायुदाब पेटी। तो निम्न वायुदाब पेटी का जो क्षेत्र है 0 से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। जैसे ये हमारी 0 डिग्री होती है, इसके उत्तर में 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में। पेटी क्षेत्र वर्ष भर, इसमें यहाँ वर्ष भर क्या तापमान उच्च रहता है, जिसके कारण यहाँ वायुदाब कैसा रहता है, निम्न रहता है। इसलिए इसको हम तापजन्य वायुदाब पेटी कहते हैं। तो 3 पॉइंट हो गए, तीनों पॉइंट नोट कर सकते हो। 0 से 5 डिग्री उत्तर दक्षिण दोनों गोलार्धों में। उसके बाद हम वर्ष भर तापमान उच्च रहता है, वायुदाब निम्न हमेशा रहता है और तापजन्य पेटी है। नंबर 2 पेटी उपोष्ण और उच्च वायुदाब पेटी। इसका विस्तार पाया जाता है 30 से 35 डिग्री, आप नोट करते चलें। दोनों गोलार्धों में पाई जाती है, इसको शुद्ध कर लेंगे, दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। यहाँ पृथ्वी की गति के प्रभाव से वायु के अवरोहण, अवतार और अवगति और वायु के नीचे उतरने से इस पेटी का निर्माण होता है। अर्थात इसका अवतलन या वायु जब नीचे उतरती है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उच्च वायुदाब का विकास होता है, इसलिए हम इसको गतिजन्य वायुदाब पेटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखिए, आगे लेते हैं इसको। प्राचीन काल में इसमें पाल व्यापार होता था। तो स्पेन से अमेरिका में घोड़े लाद करके भेजे जाते थे। जब जहाज़ की जो पेटियां हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र में पहुँचे, तो वायु के अवतलन होने से जहाज़ पर दबाव बढ़ जाने से गति अवरुद्ध हो जाती थी। तो क्या करते थे उस समय, जहाज़ के जो जहाजी होते थे वो जहाज़ को हल्का करने के लिए कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे। इस घटना से उच्च वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश, घोड़े का अक्षांश या हौत अमीरा, ये अंडरलाइन कर लें या आप नोट डाउन कर लें, ये PDF आपको मिल जाएगी। लेकिन फिर भी आप अपने नोट्स में जो एक्स्ट्रा लग रहा है उसको नोट करते चलें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलें। इसको हम अश्वक्षांश कहते थे इसी कारण कि जब ये व्यापार इनके माध्यम से जब होता था, स्पेन से, कहाँ से, स्पेन से और अमेरिका तक इस घोड़ों को लाद कर ले जाते थे। तो वजन को हल्का करने के लिए व्यापारी घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे, उतार देते थे, ताकि वजन हल्का हो जाए। तो उसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया, अश्वक्षांश, घोड़े का अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड। नेक्स्ट अगला आपका पॉइंट देखिए, वायुदाब पेटी, पेज ले लेते हैं ऊपर। देखिए ये आपका थर्ड उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उपध्रुवीय इसको हम बोलते हैं उपध्रुवीय या अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। तापमान वायुदाब कैसा, निम्न। इसकी स्थिति लिखी है आप क्षेत्र में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव से, किसकी गति से, रोटेशन, दिन रात वाली जो गति, घूर्णन गति के प्रभाव से इस क्षेत्र में अपने ऊपर उठती हैं और अपसरित होने से निम्न वायुदाब का विकास होता है। अर्थात ये कैसी पेटी है, गतिजन्य पेटी है। तो आपको ये बता दिया, तो 2 गतिजन्य हो गई, 2 आपके ताप वाली हो गई। नंबर 4 लास्ट ध्रुवीय और कैसी नाम है, उच्च वायुदाब पेटी। तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी 85 से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच में दोनों गोलार्धों में पाई जाती हैं। वर्ष भर तापमान निम्न रहता है हमेशा। उच्च वायुदाब पेटी का यहाँ विकास होता है और ये पेटी का है तापजन्य। ठीक है, 2 पेटी आपकी तापजन्य हो गई, ये 2 पेटी आपकी गतिजन्य हो गई। अगले पेज पर देखिए आप, वायुदाब का वितरण। और वायुदाब का वितरण 2 प्रकार से है। नंबर 1 आप देख रहे हैं क्षैतिज वितरण और दूसरा आपका लंबवत वितरण। तो 2 वितरण के प्रकार हैं, क्षैतिज वितरण और लंबवत। पहला देखते हैं वायुदाब का क्षैतिज वितरण। तो क्षैतिज वितरण जिस प्रकार इस तरह की जो रेखाएं होती हैं, जिनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं, जिनको हम जो पश्चिम से पूरब खींची जाती हैं, समानांतर होती हैं,
ऐसी रेखाओं के माध्यम, इनके सारे आइसोबार रेखाएं जो हमने पहले टॉपिक में पढ़ ली थी, तो यहाँ समदाब रेखाएं होती हैं, आइसोबार जिनको बोलते हैं, जो समताप रेखाएं थी ऐसी, तो इनके माध्यम से अक्षांशों के समानांतर रूप में इनको दर्शाया जाता है। तो समदाब रेखाएं या आइसोबार रेखाएं समायोजित समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को समदाब रेखाएं कहते हैं। छोटा प्रश्न पूछ सकता है आपसे, आइसोबार इनको बोलते हैं, जिसको एमबी में दर्शाते हैं। या समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, खींची जाने वाली रेखा को ऊंचाई के प्रभाव से घटा दिया जाता है। इस प्रकार आप कौन कौन सी रेखाओं का नाम जानते हैं? आप अन्य बता सकते हैं कि जैसे हमने पहले आइसोथर्म की बात की थी, सम ताप रेखा, ये होगी हमारी सम वायुदाब रेखा। इस प्रकार और अन्य कोई आप रेखाओं के बारे में जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए आप, अगले पेज को हम लेते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में समदाब जो रेखाएं होती हैं पास पास होती हैं। जब पास पास होती हैं तो दाब हमेशा अधिक होता है, जब दूर दूर होती हैं तो दाब प्रवणता कम होती है। मोटे रूप में जब देखें तो दक्षिणी गोलार्ध में समदाब रेखाएं दूर दूर होती हैं और सीधे रूप में पाई जाती हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में एक समान जलीय सतह का विस्तार पाया जाता है, जिसके कारण वो सतत रूप में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नोट करें। विश्व में सर्वाधिक वायुदाब अगस्ता रूस वाले क्षेत्र में पाया जाता है, जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है। यहाँ पर 1083.8 मिलीबार और ये अंकित किया गया था 1968 में। तो ये विश्व का सर्वाधिक वायुदाब है। आर्कटिक वाले क्षेत्र जो है साइबेरिया वाला क्षेत्र है। अब यहाँ आपने पढ़ लिया था, ये हमारा हो गया पूरा कंप्लीट क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण कंप्लीट हो गया। दूसरा वितरण देखें आप, वायुदाब का लंबवत वितरण, ठीक है। और ये हमारा लास्ट पॉइंट है टॉपिक। आप देखिए वायुदाब का हमारा लंबवत वितरण। अब लंबवत वितरण का मतलब आपका हॉरिजेंट, वर्टिकल जो है, हॉरिजेंटल आपने पढ़ लिया। अब देखते हैं हम वर्टिकल। वर्टिकल में आप सबसे पहले देखो औसत माध्य समुद्र तल पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समुद्र तल पर होता है 1013.25। यदि हम जैसे जैसे ऊपर वायुमंडल तरफ जाते हैं 1 किलोमीटर पर, तब हो जाता है हमारा 913.25 मिलीबार। 2 किलोमीटर पर जाते हैं तो 813.25 मिलीबार। 3 पे जाते हैं तो 713.25 मिलीबार। 4 किलोमीटर जाते हैं तो 613.25। 5 किलोमीटर जाते हैं तो 5.13.25। 6 किलोमीटर पर जाते हैं 5.5 के आसपास जाते हैं तो यहाँ वायुदाब आधा हो जाता है, 5.5 किलोमीटर पर आधा हो जाता है, ठीक है। अब 6 किलोमीटर के आसपास 6.13.25। तो इस तरह आपका ये मिलीबार हो गया हमारा लंबवत वितरण। तो हमने 2 प्रकार के वितरण पढ़ लिए। आप समरी में एक बार फिर से देख लें। सबसे पहले हमने पढ़ा था वायुदाब की, रिवाइज कर लें फटाक से जल्दी से आप। सबसे पहले पढ़ी थी हमने वायुदाब जो है, उस वायुदाब की क्या पढ़ी? परिभाषा। आराम से देखें अंतिम रूप में, समरी रूप में। सबसे पहले पढ़ी थी हम वायुदाब की परिभाषा। सबसे पहले हमने पढ़ा था वायुदाब की परिभाषा, याद कर लें आप वायुदाब परिभाषा। उसके बाद में इसकी खोज किसने की थी? वायुदाब की। वायुदाब की खोज हमने पढ़ ली थी। खोज के बाद में आपने देखा कि हमने खोज के बाद में पढ़ा था इसकी सर्वाधिक वायुदाब कहाँ होता है, तो वहाँ आपने देख लिया था किस इकाई में इसको नापते हैं। वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उसके बाद वायुदाब के वितरण 2 प्रकार का होता है, एक क्षैतिज वितरण, एक लंबवत वितरण। वायुदाब को किस कौन सी रेखाओं के माध्यम से दर्शाते हैं, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था और आपने याद भी कर लिया होगा। इसके प्रश्न आपको गूगल शीट पर लगातार आपको करवा रहे हैं। विस्प्रिय जो अपना पूरा सहयोग कर रहा है उसको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप लगातार हमारे साथ सभी जुड़ते रहें, इसी प्रकार कार्य करते रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, थैंक यू। और इसको उन अभ्यर्थी और व्यक्तियों तक पहुंचाएं जिनको वास्तविक ज़रूरत है, अपने चिर परिचित जो भी दोस्त हैं, और लगातार साथ बने रहें। फिर एक नई वीडियो लेके आएंगे। अगला टॉपिक हमारा होगा पवने। लगातार आपको ये श्रृंखला चल रही है। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और आपका सुझाव हमें आमंत्रित है। जल्दी से आप 1000 सब्सक्राइब करवाएं ताकि हम लाइव ही आ सकें, जो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं उनको समझा सकें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, नई क्लास के साथ में। आज के लिए इतना ही।